हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का 6th वीडियो है। इसके पहले हमने 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके लास्ट वीडियो में हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को समझा था। इस वीडियो हम देखेंगे कि जो लास्ट वीडियो के फंक्शंस थे या जो अपॉइंटमेंट का मैनर था या जो वहाँ ड्यूटीज और फंक्शन थे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर के, यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ सिमिलर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों फायदे होंगे, एक तो रिवीजन भी होगा, उसके साथ एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझने का मौका मिलेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 338 ए के थ्रू हुआ है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती है उस पे उसके वेलफेयर और डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री की स्थापना की जाती है 1999 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के नाम से होती है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी पूरी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इसलिए 2003 में नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को बाइफरकेट कर दिया जाता है और नेशनल कमीशन फॉर एससी एक अलग संस्था हो जाती है, एक अलग इंस्टीट्यूशन हो जाती है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक सेपरेट इंस्टीट्यूट हो जाता है। और इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल 338 को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है। तो इसके थ्रू अब जो आर्टिकल 338 होता है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को डील करता है, और जो आर्टिकल 338 है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को डील करता है। NCST के अगर कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए देखा था कि वहाँ एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर्स मेंबर होते हैं, तो यहाँ भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर्स मेंबर होंगे। दोस्तों, यहाँ जो 3 अदर्स मेंबर होंगे, यहाँ पर एक लेडी मेंबर का होना भी जरूरी है, और ये प्रोविजन NCSC के लिए भी है। वहां मैं ये मेंशन करना भूल गया था, पर ये प्रोविजन NCSC और NCST दोनों के लिए है कि जो 3 अदर्स मेंबर होंगे उनमें एक लेडी मेंबर का होना भी जरूरी है, और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, जो कि हमने NCSC के केस में भी देखा था। यहाँ एक चीज और निकल के आती है दोस्तों, कि जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके लिए जो एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी इन पर्सन को रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और इसके बाद प्रेसिडेंट इन पोस्ट को फिल करेगा। अब उस कमेटी के मेंबर कौन होते हैं? उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे देश के, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, और थर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इन 3 मेंबर की जो कमेटी होगी वो इन 5 पर्सन को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके बाद इन 5 पर्सन को इनकी पोस्ट पे अपॉइंट कर देगा। अगर इनके कंडीशन ऑफ सर्विस को और टेन्योर को देखें तो वो प्रेसिडेंट द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, और करंटली इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का है। इसके अतिरिक्त चेयरपर्सन को कैबिनेट मिनिस्ट्री की रैंक दी जाती है, यानी जो भी अलाउंस और प्रिविलेज एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलेगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को मिलेगा, वो सारे अलाउंस और प्रिविलेज चेयरपर्सन को भी मिलेंगे। और वाइस चेयरपर्सन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का रैंक दिया जाता है, और इसके सारे जो मेंबर्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी का रैंक दिया जाता है। NCST की अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए प्रोवाइड किए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, इसको इन्वेस्टिगेट करने और मॉनिटर करने की ड्यूटी NCST की है। अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड को शेड्यूल्ड ट्राइब पर्सन से डिप्राइव किया जा रहा है तो वहां पर इंक्वायरी करने की ड्यूटी भी NCST के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे प्लानिंग किया जा रहा है या फिर इनके डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को इवैल्यूएट किया जा रहा है,
तो वहां पर एनसीएसटी का पार्टिसिपेशन और इनका एडवाइस जरूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त शेड्यूल ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड की वर्किंग पर एनसीएसटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि इन्हें प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता है। और अगर रिपोर्ट के किसी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट द्वारा नहीं इंप्लीमेंट किया गया है तो गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम के थ्रू उस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट न करने के रीजन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम या स्कीम चल रही हैं, उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए एनसीएसटी द्वारा यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी जा सकती है। एनसीएसटी के कुछ एडिशनल फंक्शन भी हैं। अगर हम फर्स्ट फंक्शन देखें तो अगर कोई शेड्यूल ट्राइब फॉरेस्ट में रह रही है तो वहां की माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो इनका राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीएसटी की है। इसके अतिरिक्त मिनरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज पर भी इनके राइट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीएसटी की है। अगर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण ट्राइबल ग्रुप का रिहैबिलिटेशन हो रहा है तो उसकी इफिकेसी को मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीएसटी की है। इन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के कारण ये इंश्योर करना कि ट्राइबल कम्युनिटी लैंड से एलिनेट ना हो सके, जिससे ये अपने ट्रेडिशन और कस्टम को अच्छी तरीके से फॉलो कर सके, ये इंश्योर करना भी एनसीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटीज के कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट के थ्रू फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सोशल अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनसीएसटी के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त पेसा एक्ट 1996 के प्रोविजन यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 के प्रोविजन को ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना, ये भी एनसीएसटी का ही फंक्शन है। पेसा एक्ट को 1996 को हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर हम ब्रीफ में यहां समझने की कोशिश करें तो जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आए थे और जो उनके थ्रू लोकल बॉडीज के लिए जो प्रोविजन लाए गए थे, उसके एक अल्टरनेट के रूप में जो ट्राइबल एरिया पर इंप्लीमेंट हो सके, उसके लिए एक भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेसा एक्ट को लाया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ट्राइबल एरिया के जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं या उनका जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस का सिस्टम है उसे इंटैक्ट रखा जाए, और या फिर जो भी नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए वो उनके ट्रेडिशनल गवर्नेंस के सिस्टम के अनुरूप ही हो। एनसीएससी की तरीके ही एनसीएसटी भी जब किसी मैटर की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है। अगर इसकी फर्स्ट पावर देखें तो किसी भी पर्सन को अपने सामने अटेंड होने के लिए इन्फोर्स कर सकता है या फिर उसे समन कर सकता है। इसके अलावा उसे एग्जामिन भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये अपने सामने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट होने की डिमांड कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये किसी भी एविडेंस को डायरेक्टली रिसीव कर सकता है। और अगर फोर्थ फंक्शन देखें तो ये किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड या किसी डॉक्यूमेंट को जो कोर्ट द्वारा इशू किया गया हो या किसी और गवर्नमेंट ऑफिस से इशू किया गया हो, उसकी भी डिमांड ये डायरेक्टली कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये किसी विटनेस या डॉक्यूमेंट को अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए समन या कम्युनिकेशन के द्वारा भी प्रेजेंट होने के लिए इन्फोर्स कर सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हमने एनसीएसटी की कंपोजिशन, ड्यूटीज और फंक्शन, एडिशनल फंक्शन और पावर को समझ लिया है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एनसीएससी और एनसीएसटी का स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर है। इससे आपको दोनों को मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ प्रेजेंट होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।